बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। वजारत इत्तलात का खुफिया फंड लेने वालों में बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन ये काम बड़े दिल गुर्दे का है। हो भी सकेगा या नहीं? नवाज शरीफ और इमरान खान इंतखाबी मार्का पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। सिंध और डीरबाला में बड़े जलसे, लेकिन असल मुकाबला तो तख्ते लाहौर पर होना है। सियासी गहमा गहमी जोर पकड़ रही है, मगर कुछ जमातें कैदी बन चुकी हैं। कराची में अमन बरकरार रहने का इम्कान 50-50 है, निगरान हुकूमत का ऐलान। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, निगरान हुकूमत के पर जलने लगे। एहतियात कदम कदम पर लाजिम है, कहीं माजी का आमिर आज का मजलूम न बन जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आज वजारत इत्तलात के खुफिया फंड से अदायगियों की एक लिस्ट मंजर आम पर आ गई। इस लिस्ट के मुताबिक सहाफियों के दौरों और दूसरे अखराजात पर तकरीबन 18 करोड़ रुपए के अखराजात जाहिर किए गए। बज़ाहिर तो इस लिस्ट में कोई छुपाने वाली बात नजर नहीं आई। लिस्ट में शामिल अखराजात का तजाद अलबत्ता काबिल गौर है। इस लिस्ट में सहाफियों के खाने पीने और होटल में ठहराने पर लाखों का खर्चा दिखाया गया है, तो कहीं 10 बेवाओं को सिर्फ 65,000 की अदायगी जाहिर की गई है। मुफाहमत नामी किताब को छपवाने पर 7 लाख रुपए का खर्चा है, तो कहीं गुमनाम सहाफियों के बूरबन के होटल में ठहराने पर लाखों का खर्च सवालिया निशान उठा रहा है। एक टीवी शो के लिए 3.5 करोड़ रुपए की अदायगी भी बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। आज समाअत के दौरान अदालत में 2 दस्तावेजात जमा कराई गई थी। पहली दस्तावेज में 9 करोड़ रुपए थी, जिसे हुकूमत ने खुफिया रखने की इस्तदा की, जबकि दूसरी में सहाफियों में तकसीम होने वाले 18 करोड़ रुपए की तकसीम की तफसीलात थी, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। जो लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देखेंगे, ये लिस्ट वही है। समाअत के दौरान डायरेक्टर वजारत इत्तलात ताहिर हसन ने अदालत को बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान के खिलाफ आर्टिकल लिखवाए, इसके अलावा एबटाबाद ऑपरेशन पर भी मुख्तलिफ आर्टिकल लिखवाए गए थे, जिनके लिए पैसे खर्च करने पड़े। वजारत इत्तलात के वकील राजा आमिर ने कहा कि ISPR और ISI की हिदायत पर रकूम जारी की जाती हैं। लिस्ट तो सामने आ चुकी है, मगर इसमें बहुत से अखराजात सवाल तलब और तस्दीक चाहते हैं। बाद सहाफियों की तरफ से तरदीद भी सामने आ चुकी है। ऐसे में इस लिस्ट की हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं औरिया मकबूल जान, दानिश्वर हैं, कॉलम नवीस हैं, सीनियर सहाफी भी हैं और साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। कई हवाले हैं आपके, लेकिन आज साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के हवाले से भी खास हम बात करेंगे। एक मोहम्मद अशरफ साहब का नाम, ये लिस्ट जो है अगर हम सारी देखें इसमें आता है, उसमें कहीं उनको 4 लाख रुपए दे दिए गए हैं, कहीं उनको बूरबन में 5 स्टार होटल में ठहराने पर 1,46,603 रुपए का खर्चा है। ये कौन है? देखिए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी हवाले से कॉलम लिखाए जाते हैं और फिर उनकी पेमेंट की जाती है। एक होता है रेट जर्नल, कॉलम लिखवाने का या मजमून लिखवाने का, वो जर्नल अप्रूव्ड रेट्स होते हैं। ये बाकायदा है, लीगल है। ये तो एक तो लीगल है ना, अप्रूव्ड। जहाँ आप किसी को नवाजना हो तो फिर उसमें होता यह है कि सीक्रेट फंड से पैसे निकाल के उस कॉलमिस्ट को या उस राइटर को या किसी को दिया जाता है जो कोई नाम आपने देखा होगा। अक्सर औकात आपको देखा होगा कि कोई ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं होता, लेकिन अचानक एक कॉलम आपके सामने आ जाता है लिखा हुआ, और वो आप उसकी जाहिर बात है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए तो उसका वो असर समझते हैं नहीं होता। सही, तो उस वजह से वो इस तरह कॉलम लिखवाया जाता है। ये जो है कि 65,000 रुपया कई हमें नजर आता है 10 बेवाओं में तकसीम हो रहा है। कुछ तो ऐसे खर्चे हैं जो छुपाने की जरूरत भी नहीं है, कि सहाफियों को बुलाया जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें अब सहाफी खुद से तो नहीं खाने पीने का सामान साथ लेकर आएगा, उसके खर्चे जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर हमें नजर आता है कि 3.5 करोड़ रुपया एक प्रोग्राम के लिए लगा दिया गया। ये हमारे देखिए मतलब यह है कि ये बिल्कुल इस लिस्ट की हाल वही हुई है कि जो हमने 62-63 को छुपाने के लिए हमने चंद सवालों को मीडिया ने ओपन कर दिया था कि तुम्हें आयतुल कुर्सी आती है या नहीं, तुम्हें दुआ कुनूत आती है कि नहीं। ये सीक्रेट फंड कोई हैसियत नहीं रखता, बाकी जितनी मुराद और बाकी सारी चीज़ें जितनी होती हैं। आप कभी अपने सहाफ़ियों से कहें ना कि आप ज़रा एक लिस्ट तो शाया करते हैं कि किस किस सहाफ़ी की मीडिया कंपनी है और वो मीडिया कंपनी कहाँ कहाँ से क्या कुछ लेती है, तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से वाया मीडिया, किस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको उसके ज़रिए वो किया जाता है। तो असल मसला यह है कि और हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओब्लाइज करने के लिए गवर्नमेंट करती है, सही, और मुस्तकिल करती है। ये सीक्रेट फंड तो एक बहुत छोटी सी अमाउंट है, और उसमें असल में क्रचिस इंफॉर्मेशन के पास बेसिकली ये होता है कि ये बेवाओं की मदद के लिए, ये यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की मदद के लिए गवर्नमेंट
इंफॉर्मेशन के पास कोई फंड ही नहीं होता। यानी कितनी आपके ख्याल में ये जरूरी है, लेकिन इसका नहीं, सीक्रेट रहना भी क्या इसको जरूरी सीक्रेट है? रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप बेसिकली देखें ना, ये कितनी बड़ी ज्यादती है कहीं कि मैं देख रहा हूं कि एक आप सहाफी की मां के इलाज के लिए भी पैसे आप दिए गए हैं। प्रॉपर बजट वो में बिल्कुल उसकी इज्जत नफ्स ना आप मजरूह हो। प्रॉपर बजट में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास एक अलग फंड के लिए क्यों नहीं जाते? आपको 50 साल से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चल रही है, आप जाएं कि जी ये सहाफियों का मसला है, उनमें बीमार हैं, उनमें उनकी वालदा का मसला है, उनके बाकी सारे मसले हैं, आप सीधा जाएं। आप हालत ये है कि किसी एक सहाफी को अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है बीमारी के हाथ में, तो समरी हैज टू गो टू चीफ मिनिस्टर और समरी हैज टू गो टू प्राइम मिनिस्टर। अब वो सारे बचने से सीक्रेट फंड से लेकिन बैनुल-अक़वामी दौरे करवाने हैं तो उसके लिए कोई इतना मसला नहीं है, वो भी सीक्रेट फंड के चक्कर में। इसमें दिलचस्प यह है कि कई लोगों के ऐसे नाम डाल दिए गए हैं वज़ीर आज़म के साथ जाने पर जो साथ थे ही नहीं, तो ये किसी और को एडजस्ट करने के लिए अफसर भी इसमें हाथ डालते हैं। आप कुछ कहा नहीं जा सकता, बेसिकली हो सकता है उन्होंने नाम डाला हो और फिर उसके बाद सीक्रेट फंड, तो सीक्रेट फंड का मसला ये है कि सीक्रेट फंड का एज सच रिकॉर्ड रखा नहीं जाता, मतलब आप यू आर नॉट लायबल टू। एक लिस्ट है जो अभी तक सामने नहीं है, लिस्ट बी जिसको कहा जा रहा है, उसका बड़ा तस्करा हो रहा है, 174 तकरीबन उसमें आइटम्स का कहा जा रहा है। अब सबका ध्यान, क्योंकि इसमें बज़ाहिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बात नजर नहीं आती, कि किसी को खाना खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब सहाफियों को बुलाया जाता है। उस लिस्ट में निकलेगा भी नहीं और निकालना भी इसलिए नहीं चाहिए कि बहुत सारे आपकी ऐसे राइटर्स हैं जो कि आपका किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। सहाफ़ी सिर्फ पाकिस्तान में पैसे लेते, दुनिया पूरी में लेते हैं, जिसको हम लॉबिंग कहते हैं। तो वो अगर आपने वो निकाला तो उनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी जो, फॉर एग्जांपल भारत का, यानी दूसरे मुल्क भी, अमेरिका, भारत का पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका का साफी कि इस तरह से लिखवाए जाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में, कॉलम लिखवाए जाते हैं, कॉलम लिखाए जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, और ऐसा होना चाहिए, ये दुरुस्त है, उसको नियम है, मैं इस चीज का कायल, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वो बात जाएगी जो हमारे आपने लिखा है। और ये दो वाकयात बताए तालिबान के बारे में, उसामा बिन लादेन में, क्या दयानतदार साफी मर गए थे जो उनके हक में नहीं लिख सकते थे? क्या मौजूद नहीं थे? क्या लोग लिखते नहीं थे? क्या तालिबान, देखिए मेरी बात सुने, आप दहशतगर्दी के ऊपर आप जितना पाकिस्तान के ये टेलीविजन चैनल बोले हैं, क्या जरूरत थी? क्योंकि और कॉलम लिखा जाता उसके हवाले से, हर चैनल ने उसको अपने तौर पे लिया है, उसको एक प्रॉब्लम के तौर पे लिया है। इसका बड़ा बावेला हुआ था। आपको लगता है ये लिस्ट आ जाने से अब इसका मकसद हल हो गया है? सहाफियों पे जो सवालिया निशान उठते थे, वो लिफाफों की बातें होती थी, वो मसला अब खत्म हो सकता है? मुझे लगता है कि पूरे के पूरे केस के अंदर जिन लोगों ने भी फोकस किया है सीक्रेट फंड के ऊपर, उन्होंने बुनियादी तौर पर उस पूरे के पूरे मीडिया के जो एम्पायर एस्टेब्लिश हो गई हुई है, जिस एम्पायर को सिर्फ गवर्नमेंट के ये 2 अरब 2.5 अरब रुपया नहीं बल्कि पूरे के पूरा कॉर्पोरेट कल्चर फीड करता है, आपने उसको अवॉइड करने के लिए एक सीक्रेट फंड, सारा सीक्रेट फंड उधर जा रहा है। एक किताब छपती है मुफाहमत के उन्मान से, 7 लाख रुपए उस पर लगा दिया गया है। ये अब इसको इंसान क्या कहे, समझ नहीं आती। देखिए या तो फिर सारी किताबों के लिए कोई हुकूमत सामने आ जाए। ये देखिए मैं आजकल लाइब्रेरीज का चार्ज है मेरे पास, और उसमें आप अंदाजा करेंगे अगर वो लिस्ट निकाल दी जाए तो आप हैरान होंगे कि एक किताब जो है वो एजुकेशन सेक्रेटरी को कह दिया जाता है कि इसकी किताब खरीद लो। अब वो उसका मतलब ये है कि सारे कॉलेजेस स्कूल जो है वो किताब खरीदेंगे, सारी लाइब्रेरी में किताब जाएगी, तो 20-25 हज़ार तो किताब हो गई। तो एक एडिशन अगर 1,000 का है तो शाहबनामा के 23 एडिशन होंगे, उसके 25 एडिशन हो जाएंगे। शाहबनामा जो बेस्ट सेलर है उसके 23 होंगे, उसके 25 हो जाएंगे। ये सब हुकूमतें करती हैं। सिर्फ एक ये इस दफा पहली दफा कहा जा रहा है कि इस तरह ये आउट हुई है। ये हमेशा से है और ये होता चला आ रहा है। ये एक देखो, ये एक ब्यूरोक्रेसी ने एक बड़ा खास तौर पे कैच रखा हुआ है। मैंने इसीलिए एक ज़माने में एक था मैं सेक्टर में, मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री खत्म कर दिया, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि दुनिया पूरी में इमेज बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी फर्में होती हैं। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं दूसरे मुल्कों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, दूसरे मुल्कों में बड़ा किस तरह होगा? नहीं, वो ये काम भी हम रोकें और वो काम भी जारी रहे जो पाकिस्तान के हक में। USIS है, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस, वो आपकी एक्सचेंज प्रोग्राम को रन करती है, ठीक है। यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ पाक दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ से साफी और दानिशवर और ये आपको लाहौर के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ पीपल की एक लिस्ट मिल जाएगी, उसकी उन्होंने अलुमनाई बनाई हुई, आप हैरान होंगे। उसमें गुलाम इसाक खान भी गया है उसमें, और उसमें अनवारुल सादात भी गया है। यहाँ से आप पता चल जाएगा कि आपको लीनिएज, यानी इसका मतलब ये हुआ सारी गुफ्तगू से हमें लग रहा है कि सीक्रेट फंड को इस तरह से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और वो जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है उसकी गुंजाइश होनी चाहिए, मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है। सवाल इन्फॉर्मेशन का जरूरी नहीं है, जहाँ इतने बड़े काम करते हैं वहाँ उन एजेंसी को खुद करते रहे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और मकबूल जान साहब हमारे साथ है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ।
नवाज शरीफ और इमरान खान इंतखाबी मार्का पूरी शिद्दत से लड़ रहे हैं। सिंध और तीरबाला में बड़े जलसे, लेकिन असल मुकाबला तो तख्ते लाहौर पर होना है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अंदरूने सिंध में थे। टंडुलायार में एक बड़ा जलसा किया और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इस जलसे और तनकीद का दूसरा मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के कले में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग दरार डालने में कामयाब हो गई है। मुस्लिम लीग नून के पास पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी गहना देने के लिए सवाल भी बहुत और जवाब भी बेशुमार। टंडुलायार में खड़े होकर जब नवाज शरीफ पूछेंगे कि जरदारी साहब बताएं बिजली की कमी क्यों है और बेरोजगारों की फौजें क्यों बेकार खड़ी हैं, तो यकीनन इसका जवाब देना पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मुश्किल और नामुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी जवाबी हमलों के लिए अपने तरकश में बड़े तीर रखती है। कुछ तीर माजी के असले से उखाड़े जा रहे हैं। इश्तिहारी मुहिम में पीपल्स पार्टी मुल्क में जारी लोड शेडिंग की वजूहात खोल खोल कर बयान कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से फिल वक्त इस इल्जाम का जवाब सामने नहीं आया। किस्सा मुख्तसर, दो तरफा इल्जामात का रचाव सियासत की क्यारियों में जारी है। मुस्लिम लीग नून वाले इल्जाम लगाएंगे, पीपल्स पार्टी वाले जवाब देंगे। इल्जाम दर इल्जाम और जवाबुल जवाब एक लामुतनाही सिलसिला 11 मई क्या तब तक चलेगा जब तक इन दोनों पार्टियों का वजूद है। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ सबसे मजे में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की एक तारीख रखती हैं। सो पंजाबी के मुहावरे के मिस्दाक कि जिन्ना खादियां गाजना टिड होना दे पीड़। लिहाजा इमरान खान साहब ने इक़्तिदार का अभी तक कोई झूला नहीं लिया, लिहाजा उनके लिए किसी भी जमात पर तनकीद करने के सारे दरवाजे खुले हैं। तहरीक इंसाफ की तनकीदी तोपों के दहाने खुले हैं और नीम जाओ नीम बिस्मिल सभी पड़े हैं। वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान की JUI समेत कोई सियासी शाहसवार हो। तनकीद की इन चलने वाली आंधियों में कुछ सवाल मंतकी हैं। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, लग रहा है कि ये जो इलेक्शंस हैं लोड शेडिंग के इशू पर होंगे, इसमें तहरीक इंसाफ कुछ आगे नहीं लग रही, उसको एज नहीं है कि पहले दोनों पार्टियां जो है कोशिश कर चुकी हैं, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हुई, अब तहरीक इंसाफ कहती है हमारी बारी आनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात ये समझ लें कि ये जो लोड शेडिंग है ये फेडरल सब्जेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इनके पास होती है। अभी 18वीं तरमीम के बाद इजाज़त तो दी है, इसके बावजूद जो सॉवरन गारंटीज़ हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देती है और 2 साल में ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी आपके इल्म है कि नंदीपुर और चीचों की मलिया के जो प्रोजेक्ट वो जो है उनकी मशीनरी सारी वहाँ पे गल सड़ गई है। इन्होंने आने नहीं दी, पंजाब में एक ज्यादती की इन्होंने। बहरहाल, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इश्तिहारबाजी जो है ना ये भी ज्यादती है, लोगों को गुमराह करने के लिए। बात जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो भुट्टो और बेनज़ीर की बात जो है वो तो ज्यादा अरसे नहीं चल सकती ना। बेनज़ीर के तो कातिल भी नहीं पकड़े आपने। ये जो कहा जा रहा है कि 24,000 मेगावाट बिजली का मंसूबा शुरू कर रही थी, मंसूबे शुरू कर रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग नून ने रुकवाए। बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात में आ रहे हैं। देखे बात यह है, मैं मोटी बात करता हूं जो आवाम को समझ में आ जाए। मोटी बात यह है कि जब 12 अक्टूबर 1999 को हमारी हुकूमत गई तो इस मुल्क में 1000 मेगावाट बिजली सरप्लस थी। दूसरी बात जो ये इश्तिहार दे रहे हैं, ये सारी दुनिया को पता है कि जिन कंपनियों से इन्होंने 7 सेंट्स पे यानी कि बिजली खरीदने के मुआहदे किए थे, सेम कंपनी ने बांग्लादेश में 2.5 सेंट पे दिए थे और उसमें से इन्होंने लंबे चौड़े किकबैक्स लिए थे। करप्शन एक मैसिव हुई थी और वो सारे पैसे मुल्क से बाहर भी गए। तो असल बात ये करते नहीं है और हमने इसलिए उन चीज़ों को ख़त्म किया था, लेकिन हमने साथ साथ बिजली की पैदावार, गाजी बरोथा बैंक और वो जो चश्मा राइट बैंक कैनाल, ये सारा करके हम तो जब छोड़ के गए तो 1000 मेगावाट बिजली जो है वो ज़्यादा थी उसकी मतलब के सरप्लस में। तो अब ये बातें करके भाई बात ये है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया। 5 साल बहुत होते हैं, हम कर रहे थे, आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, आपके अंदर सलाहियत नहीं है। और वो कहते हैं हमने रेंटल पावर की कोशिश की, रेंटल पावर लाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी इल्जाम लगा दिए गए और मसला भी खत्म हो गया। भाई इल्जाम लगाया गया, वो तो जेन्युइन केस है एस्टेब्लिश, उसमें तो ये बचेंगे नहीं। देखिए, बात यह है कि एक प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने इंतहाई दयानतदारी, मेहनत और सिंसियरिटी के साथ किया है और वो प्रोजेक्ट है करप्शन का प्रोजेक्ट। वो इन्होंने बिल्कुल इंसाफ के साथ किया, पूरे मुल्क को लूटा है।
इसके अलावा कोई दूसरा प्रोजेक्ट ये कर ही नहीं सकते। जो मुझे बताएं, होते हैं मुशाहिदुल्लाह वो साहब, आवाम की तो सोचते सही, नहीं। लेकिन अब जलसों का दौर हमें नजर आ रहा है। आज मियां नवाज शरीफ भी जलसा कर रहे थे, मियां शहबाज शरीफ भी, इमरान खान साहब ने भी जलसा किया। इमरान खान साहब अगर आए, वो भी लोड शेडिंग का नारा लगाते हैं कि हम खत्म करके दिखाएंगे। मुझे बताएं, वो तो यहां तक कह रहे थे आज कि अब दोबारा कभी सदर जरदारी जो हैं या नवाज शरीफ, इनकी हुकूमत नहीं आएगी। इतना एतमाद है उनको, कुछ तो वजह होगी। देखें जी, बात यह है कि इस तरह की बातें करना, ख्वाब देखना, बढ़ के मारना, 90 दिन में मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये सारी बातें ही हैं ना। ये जब मतलब कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी ना। हाल जो है उनका, अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही, लोग लड़ रहे हैं टिकटों पे, पैसे उन्होंने ले लिए हैं, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं और ये मुल्क चलाएंगे। तो वो अभी उन्होंने मुझे एक बात बताएं कि किस बुनियाद और बिरते पे वो ये सारी बातें करते हैं। क्या माजी में कभी कोई एक काउंसलर जीता है? बुज़दिल इतने हैं कि बाई इलेक्शन कोई लड़के नहीं दिया, एक दो लड़े, 2200 वोटें मिली तो उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़े। तो खाली बातें हैं। जब 11 मई आ जाएगा सबको पता लग जाएगा। हम कोई भड़क नहीं मार रहे। हमने पंजाब में करप्शन फ्री हुकूमत करके दी है, मफाद आमा के बेशुमार हमने काम किए हैं और वो सारी दुनिया के सामने है। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुझे बताएं, रुकावटें, लोगों का एक बड़ा मसला इस वक्त लोड शेडिंग का नजर आ रहा है। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, हमसे भी लोग कहते हैं आप लोड शेडिंग पर आवाज क्यों नहीं उठाते। ये बताएं, आप कितने दिन में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे? तहरीक इंसाफ के दावे को आप छोड़ दें, आप अपनी बात करें, किस तरह खत्म करेंगे? हमें तो लगता है किसी के पास कोई वाज़ेह हल नहीं है। देखिए मियाँ, वाज़ेह हल तो हमारे ही पास है। हमने ये माजी में हमारी हिस्ट्री तो उठा के देखें जरा, उस पर तो कोई प्रोग्राम करें ना। जिनका कोई आगे पीछे ही नहीं है उनकी तो बात हो रही है। भाई हमने तो ये सारे काम करके दिखाए हैं। इस मुल्क में जो कुछ आज नजर आ रहा है, जो लिबरलाइजेशन है, जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज रिफॉर्म है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है, सड़कों का जाल है, एयरपोर्ट बने हैं, टेलीकम्युनिकेशन का इनकलाब है, ये किसने किया? हम ही ने किया ना भाई। तो हम ही आइंदा करेंगे ना। और मियाँ साहब ने भी ये कहा कि 2 से 3 साल में हम इंशाल्लाह इसको हम काबू पा लेंगे, इसके ऊपर एनर्जी का मसला। और हमने ट्रिपल कॉन्फ्रेंस की थी कि एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। एनर्जी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और हमने जबरदस्त एहतजाज भी किया इसमें। किसी पार्टी में नहीं किया, हमारे तो वजीर आला तक ने एहतजाज किया। जाते जाते आपसे एक सवाल, किसी ने किया? मुझे ब्रेक लेनी है। जाते जाते एक सवाल, आप सेनेटर भी हैं, सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई कि ट्रायल किया जाए परवेज मुशर्रफ का, और अब तो हुकूमत कह रही है कि हो ही नहीं सकता। उन्होंने जवाब भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आप क्या करेंगे? आपकी तो करारदाद की कोई वक़्त नहीं रही। अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ मेरे भाई। और ये मौजूदा हुकूमत जो है, इसका मैंडेट अगर है या नहीं है। बात यह है कि अगर एक मुजरिम मुल्क में आ जाए तो क्या ये डे टू डे अफेयर्स नहीं है? उसको 40 कनाल के फार्म हाउस में तो रख दिया, जबकि उसे जेल में रखना चाहिए था। ये मैंडेट है उनके पास। ये मैंडेट नहीं है कि जिसने आइन को तोड़ा है, यूजर्प किया है, जो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, उसके खिलाफ ये मुकदमा चलाते हुए डर रहे हैं। तो हम चला लेंगे आगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। ऐसा होता है, और बहुत सारे जराइम है उनके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्हें बेनजीर के कत्ल का हिसाब देना है, अकबर बुख्ती के कत्ल का हिसाब देना है, लाल मस्जिद की बच्चियों पे फास्फोरस बम फेंकने का हिसाब देना है, उन्हें बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है आज उसका हिसाब देना है। इस पर मुल्क में इकोनॉमी का जो बिल्कुल आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी हम इस पर बात करेंगे। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनका कहना है कि लोड शेडिंग खत्म करने का हर सिर्फ उनके पास है और जो इश्तिहारात लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ इल्जामात हैं। और तहरीक इंसाफ का वो कहते हैं कि वो मुकाबला करेंगे, और तहरीक इंसाफ के जो दावे हैं उनका कहना है कि 11 मई को सब पता चल जाएगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सियासी गहमा गहमी जोर पकड़ रही है, मगर कुछ जमातें कैदी बन चुकी हैं। कराची में अमन बरकरार रहने का इम्कान 50-50 है, निगरान हुकूमत का ऐलान। इंतखाबात करीब हैं, सियासी गहमागहमी जोर पकड़ रही है। बड़े बड़े जलसे इंतखाबी मुहिम में खूबसूरत रंग भर रहे हैं। आज नवाज शरीफ ने सिंध में जलसा किया तो शहबाज शरीफ मलिकवाल में जोश खिताबत से हाजरीन को गरमाते नजर आए। इमरान खान दरगाह मालाकंड में तब्दीली और नया पाकिस्तान बनाने के नारे लगवाते दिखाई दिए। तो कोटद्दू में जमीयत उलमा इस्लाम की इंतखाबी मुहिम भी जलसों की शक्ल में जोर और शोर से जारी नजर आई। मगर ये आजादियां सब सियासी जमातों को हासिल नहीं। कुछ जमातें खौफ का शिकार हैं, एक अनजाना खौफ।
शिदत पसंदों के हमले का खौफ, क्योंकि तालिबान अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और MQM को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ANP पर हमले उसका सबूत है कि तालिबान अपनी धमकी पर अमल शुरू कर चुके हैं। ये इसी खौफ का नतीजा है। कराची में भी इंतखाबात खूनी होने की पेशगोइयां की जा रही हैं। इन वहमों का इजहार हम ही नहीं, सियासतदान भी बहुत पहले करते आ रहे हैं। आज निगरान वज़ीर दाखिला मलिक हबीब ने भी इस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात के साथ मीडिया से बात करते हुए मलिक हबीब ने इतराफ किया कि कराची में इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला होगा। वो जल्द ही कराची की बड़ी सियासी जमातों और रेंजर्स हुकाम से मुलाकात करेंगे। उधर कराची पुलिस की सिक्योरिटी प्लान ने भी अवाम को डरा दिया है। कराची पुलिस ने शहर के 50% से जायद पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया है, जिनमें जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। कराची में एक तरफ दहशतगर्दों का खौफ है तो दूसरी तरफ सियासी जमातों की बामी रंजिशें भी इसकी एक वजह हैं। आज ही MQM के उम्मीदवार नबील गबोल ने 11 मई को लियारी में फौज तैनात करने की दरखास्त दी है। उनका कहना है लियारी कराची का वजीरिस्तान बन चुका है। कराची में दहशतगर्दी के बड़े वाक़े की वजह से इलेक्शन भी मुलतवी हो सकते हैं। इन हालात में लग यूं ही रहा है कि जैसे कराची में अनदेखे खौफ का राज है, जो MQM, पीपल्स पार्टी या फिर ANP को इंतखाबी जलसों से रोक रहा है। क्या खौफ के साए में इंतखाबात मुमकिन हो भी पाएंगे या नहीं? इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर सियासी जमातें वोटर्स को घरों से बाहर कैसे निकाल पाएंगी? क्या पुरअमन इंतखाबात का ख्वाब शर्मदा ताबीर हो पाएगा? इन सब पर बात होगी। हमारे साथ हैं MQM के रहनुमा नबील गबोल। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तालिबान का खौफ है, फिर साथ ही साथ तालिबान धमकी दे चुके हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। आज भी कराची में 7 हलाकतें हो गई हैं। इन हालात में नो गो एरियाज मौजूद हैं, फौज का आप मुतालबा कर रहे हैं कि लियारी में आ जाए, इलेक्शंस कैसे होंगे? देखिए, मैं अपने हल्के के बारे में बात करूंगा। आज जो मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करने गया, वहाँ पर मैंने कंप्लेन लिख कर दी है कि जिस हल्के का रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने हल्के के पोलिंग स्टेशंस के दौरे नहीं कर सकता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको थ्रेट्स मिलते हैं। वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के लिए कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं। लियारी को नो गो एरिया वहाँ के जो गैंग वॉर के लोग हैं, अमन कमेटी के लोग हैं, उन्होंने बना दिया है। वहाँ इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे हो सकते हैं? लिहाजा मेरा ये डिमांड है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौज को जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की जाए पोलिंग स्टेशंस के अंदर, क्योंकि जो भी गड़बड़ होगा वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर होगा। और अगर फौज नहीं आती है लियारी के अंदर तो NA 248 के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कराची बदअमनी केस में जो मेन सबसे टॉप पर एरिया जो है लियारी का इसलिए जिक्र है कि क्योंकि SP लियारी और SHO चाकीवाड़ा कलाकोट ने राइटिंग में लिख कर दिया है कि लियारी हमारे लिए पुलिस के लिए नो गो एरिया है। उसकी वजह यह है कि वहां पर एक SHO को पिछले दिनों मार दिया गया, वहां पर रेंजर्स के 2 एहलकारों को मार दिया गया, वहां पर लोगों को जिंदा जलाया जाता है, वहां के लोगों को सर काट के जो है उनके सर से फुटबॉल खेला जाता है। इस हालत में फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फौज ही करा सकती है। क्या पीपल्स पार्टी के लिए भी नो गो एरिया है लियारी? पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही है ना लियारी से। पीपल्स पार्टी ने घुटने टेक दिए और वहां पर गोद ले लिए गैंग वॉर के अमन कमेटी के लोगों को कि आप खुदा के लिए जो है हम हमारे साथ ताउन करें, हमें लियारी में घुसने दें, हमें लियारी में जो है हमारे टिकट, हमारे सिंबल, तीर के निशान हमसे लें और आप हमें जो है वहां पर इलेक्शन जीतने का मौका दें। और वो उन्होंने सरेंडर किया उनके सामने, और वहां अमन कमेटी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जाके देखें साइट, एक मिनट में जो वेबसाइट है इनकी, जहां पर इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, आपको पीपल्स पार्टी का एक बैनर नजर नहीं आएगा, मोहतरमा की एक फोटो नजर नहीं आएगी, आसिफ जरदारी साहब का एक फोटो नजर नहीं आएगा। ये बताएं क्या सिर्फ अमन कमेटी के लोगों का फोटो क्या सिर्फ लियारी ही नो गो एरिया रह गया है? 50% से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास करार दे रही है पुलिस की ये रिपोर्ट है। नो गो एरिया तो और भी है कराची में? नहीं, और भी हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन मैं कैंडिडेट जो हूं वो लियारी का हूं। तो मैं अपने क्योंकि मैंने अपने वकील से मशवरा किया कि मैं सिर्फ बात कर सकता हूं और कंप्लेन अपने हल्के का कर सकता हूं, तो मैं अपने हल्के के लिए बात करूंगा। जो दूसरे किसी हल्के में ये प्रॉब्लम है उस हल्के का कैंडिडेट बात करे। बताएं, तो मैं सिर्फ अपने तवज्जुह से बात नहीं कर रहा हूं। बतौर MQM के रहनुमा, तीनों पार्टीज, आपकी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, तीनों निशाने पर हैं तालिबान के, तो आप लोग किस तरह चला रहे हैं इलेक्शन मुहिम? किस तरह आप चलाएंगे? कराची में तो बड़ी पार्टियां ये हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी भी है, लेकिन खतरा तो इन 3 बड़ी पार्टीज को है। आपके जलसे तो हम होते देख नहीं रहे उस तरह से। देखिए, हमें कोई खतरा मैं नहीं समझता। तालिबान का सिर्फ नाम लिया जाता है, बात है टेररिस्ट के। टेररिस्ट बहुत सारे हैं। टेररिस्ट जो है मेरे लियारी के अंदर दूसरे किसी नाम से है, इसी तरह कराची के इलाके में दूसरे इलाकों में दूसरे नामों से है।
तो मैं समझता हूँ टेररिस्टों से खतरा है। ये जो ANP के साथ ऊपर हमला हुआ KPK में, या बलूचिस्तान में सरदार सनाल और ज़ेरी पर हमला हुआ, तो खदशात हैं कि कराची में भी ऐसे सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोई इलेक्शन में अब 18-19 दिन रह गए हैं। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि खैर खैरियत से ये इलेक्शन के दिन गुजर जाएं। मुझे बहुत खतरात नजर आ रहे हैं। मैंने 1 साल पहले कहा था कि ये इलेक्शन ब्लडी होंगे। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है, फर्ज है कि हुआ तो कराची में इलेक्शंस हो भी पाएंगे या नहीं? वही बुनियादी सवाल जो हमने पहले उठाया था, क्योंकि तालिबान ने बाकायदा धमकी भी दी हुई है और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। MQM के रहनुमा जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। देखें, इलेक्शन तो हर सूरत में होगा। इलेक्शन ज़्यादा खुदा ना करे कि कोई बड़ी कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती है या कोई बड़ा हादसा हो, तो ज़्यादा आपको याद है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी शहादत के 2 महीने बाद इलेक्शन तो हुए हैं। इलेक्शन किसी सूरत में, अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए खतरा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इस पर सबकी नजरें हैं कि आप अश्योर कराएं कि इलेक्शंस हों, वक्त पर हों और फेयर एंड फ्री हों। उम्मीद करते हैं कि पुरअमन इलेक्शंस होंगे। बहुत शुक्रिया। नबील गबोल अपने हल्के के हवाले से लियारी के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर खतरा है। उन्होंने दरखास्त दी है कि 11 मई को वहां पर फौज तैनात की जाए। देखते हैं कि उन्हें इजाजत मिलती है, उनकी दरखास्त पर अमल दरामद होता है या नहीं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, निगरान हुकूमत के पर जलने लगे। एहतियात कदम कदम पर लाजिम है, कहीं माजी का आमिर आज का मजलूम न बन जाए। निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को 2 टोक बता दिया है कि वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने को तैयार नहीं। निगरान हुकूमत का कहना है कि ये काम आने वाली मुंतखब हुकूमत के लिए छोड़ दिया जाए। निगरान हुकूमत का कहना है कि उसकी अव्वलीन तरजीह इंतखाबात करवाना है। वफाकी हुकूमत के इस जवाब के बाद अपने ही फार्म हाउस में कैद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने सुख का सांस लिया होगा। परवेज मुशर्रफ पर हरफे मलामत हर तरफ से, उन पर इल्जाम संगीन से संगीन। अकबर बुगटी का कत्ल उनकी गर्दन पर, उनके हाथ बेनजीर भुट्टो के खून से रंगे हुए, जजों की नजरबंदी भी उनके हुक्म पर, आइन की पामाली भी उनका कारनामा। गर्ज इस वक्त परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सबसे नापसंदीदा शख्सियत बन चुके। उनको कानून के कटहरे में हर कोई देखना चाहता है। पैदा होने वाले इन हालात में एहतियात वक्त का तकाजा है। परवेज मुशर्रफ का सबसे बड़ा जुर्म दस्तूर की पामाली है, बाकी तमाम जराइम इस जुर्म की जिमनी पैदावार हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि 31 जुलाई 2009 से अब तक कोई हुकूमत यह मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। पिछली हुकूमत के पास जवाब था कि परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में यह मुकदमा चल नहीं सकता। लोगों को बेवकूफ समझने वालों से सवाल है कि परवेज मुशर्रफ को तोपों की सलामी देकर रुखसत करने वाले कौन थे? जवाब घुमा फिरा कर ही दिया जाता है। लेकिन बात सीधी सी है, जिन्होंने सलामी दिलवाई और सलामी दी उन्होंने ही मुकदमा चलने दिया और ना ही शायद अब भी चलने दें। तो क्या निगरान और क्या मुस्तकिल हुकूमत सभी एक ही लाइन में खड़े हैं। लिहाजा अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दस्तूर शिकनी का मुकदमा नहीं चल सकता तो फिर जजों की नजरबंदी और दीगर जराइम में परवेज मुशर्रफ को घसीट कर उन्हें मजलूम ना ही बनने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके वकला परवेज मुशर्रफ साहब के लिए इंसानी हमदर्दियां पैदा करने की कोशिशों में है। ये बहस एक तरफ, फिल वक्त सवाल सिर्फ इतना है कि क्या निगरान हुकूमत आईनी तौर पर पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी लाकानूनियत पर एक्शन लेने की मजाज नहीं। इस पर बात करने के हमारे साथ हैं मारूफ कानूनदान आईनी माहिर सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा साहब, क्या निगरान हुकूमत आईनी तौर पर मुकदमा आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती? देखिए, आईनी तौर पे कोई कदगन नहीं है। निगरान हुकूमत भी अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन इस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत को हुक्म नहीं दिया, कोई डायरेक्शन जारी नहीं की कि आप जरूर मुकदमा बनाइए। सिर्फ उनकी राय ली है, उनसे पूछा है कि उनका इस हवाले से क्या इरादा है, और उस हवाले से निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि हम अगले 2-3 हफ्ते जो हैं इलेक्शन कराने पे मरकूज रहना चाहते हैं, लिहाजा हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। मुंतखब हुकूमत जब आएगी तो वो इस बारे में कोई फैसला करे। यहाँ मामला इख्तियार का नहीं है, उनकी तरजीहात का है, और वो क्या समझते हैं कि बतौर निगरान हुकूमत उनके लिए बड़ा फ़र्ज क्या है। जस्टिस जवाद ख्वाजा कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा और लगता है आइंदा भी कुछ नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पाबंद कर सकती है निगरान हुकूमत को कि नहीं, आप ये मुकदमा आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए शुरू करें? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दे तो फिर जाहिर है निगरान हुकूमत पाबंद हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त मुकदमा चल रहा है वो कोई ट्रायल नहीं चल रही गद्दारी के मुकदमे की। मुकदमा चल ही ये रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है
कि वो हुकूमत को, वो खा निगरान हो या मुस्तकिल हुकूमत हो, हुकूमत को ये हुक्म दे कि आप मुकदमा कायम करें, या ये कि आर्टिकल 6 ये तसव्वुर करता है कि मुकदमा कायम करना या ना करना मुकम्मल तौर पे हुकूमत की सवाबदीद है, हुकूमत का एक डिस्क्रेशनरी अमल है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि नहीं, ये अवाम का हक है कि मुकदमा कायम किया जाए, और अगर हुकूमत मुकदमा कायम नहीं कर रही तो अवाम की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत को यह हुक्म दे सकती है, तो मामला फिर बिल्कुल एक दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करती है कि यह मामला खालिस्तन एक सियासी फैसले का मुतकाजी है और वह फैसला हुकूमत को ही करना है, सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत को कोई हुक्म नहीं देना, तो फिर मामला मुकम्मल तौर पर हुकूमत की सवाबदीद में चला जाएगा, वह खा निगरान हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो। जी, ये बताइए कि अगली हुकूमत जो आएगी, क्योंकि अभी तो निगरान हुकूमत लगता है अगली हुकूमत का इंतजार कर रही है, वो पाबंद होगी या वो भी ये जवाब दे सकती है कि हम नहीं चलाना चाहते आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया, वो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अब तय करनी है कि क्या ये मामला हुकूमत की सवाबदीद में है, क्या हुकूमत ये फैसला कर सकती है कि हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते और लिहाजा बात खत्म हो जाए, या ये कि किसी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को ये हुक्म दे सकती है कि आपकी अपनी राय खा कुछ भी हो, हम आपको ये हुक्म देते हैं कि आप मुकदमा कायम करें। यह मामला है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में फैसला करना है। शायद मुश्किल इस वजह से भी है, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती हमारी तारीख में, ये भी एक आड़े आ रही है वजह। ये फरमाइएगा, बड़ा जुर्म क्या है? कई इल्जामात हैं, कई मुकदमात हैं जिनका सामने परवेज मुशर्रफ साहब को अभी जो सब जेल करार दिया गया है और उनको हिरासत में रखा गया है, वो तो जजेस नजरबंदी केस है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में भी उनको नामजद किया गया, अकबर भुट्टी कत्ल केस भी है, लेकिन आइन शिकनी जो है उसको भी अगर हम देखें तो बड़ा जुर्म क्या है इस वक्त? देखिए, इन जराइम की नौयत में फ़र्क है। जहाँ तक ताल्लुक़ है भुट्टी साहब की शहादत का या बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा की शहादत का या जजेस नज़रबंदी का, वो एक तरह से आम किस्म के जराइम हैं, PPC में है, उनके लिए एक ज़ाब्ता मौजूद है, और उस हवाले से मुकदमा कायम करने के लिए किसी की सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी मुकदमा कायम कर सकती है, कोई भी जाकर FIR कटा सकता है। लेकिन जब मामला आर्टिकल 6 का आता है, आइन से गद्दारी का या बगावत का, तो वहां मामला ये आ जाता है कि ये किसी के भी कहने पर FIR नहीं कट सकती, ये सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत के कहने पर मुकदमा कायम हो सकता है। लिहाजा आर्टिकल 6 का मुकदमा अगरचे ज्यादा संगीन नौयत का है, लेकिन उसका कायम होना या कायम ना होना इस वक्त हुकूमत के हाथ में है। दूसरे मुकदमात किसी के भी कहने पे कायम हो सकती है। सही। परवेज मुशर्रफ साहब के वकला मुसलसल कह रहे हैं कि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, उनको मजलूम जाहिर करने की कोशिश हो रही है। ये जो बात की जा रही है कि गिरफ्तारी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी इस्लामाबाद की, और साथ साथ दहशतगर्दी की दफात लगाने का कह दिया गया, तो इससे क्या वो मजलूम बन सकते हैं? देखिए, ये तो एक बहस छिड़ चुकी है कानूनी हलकों में कि वो एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए गए थे कोर्ट में, क्या कोर्ट को उनको प्रोटेक्टिव बेल देने या ना देने से बढ़कर कोई हुक्म देना चाहिए था। ये एक बहस चल रही है, और परवेज मुशर्रफ साहब की जो टीम है और उनके जो वकला हैं, वो यकीनन किसी हद तक कामयाब हुए हैं ये तासुर पैदा करने में कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एक तरह से ऐसा सलूक किया जा रहा है जो इस किस्म के मुकदमों में आमतौर पर नहीं होता। दूसरी तरफ यह बात भी चल रही है कि उनके घर को सब जेल बना के उनको एक खुसूसी सहूलत दी जा रही है जो आम मुल्जिम को नहीं दी जाती। लिहाजा दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा माहिर कानून हमारे साथ है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए अभी जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें यही फैसला आना है, अगरचे हुकूमत ने तो कह दिया है कि वो नहीं चलाएंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमत को पाबंद करती है कि या नहीं, कि आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। देखते हैं आने वाले दिनों में इस केस में क्या होता है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।